हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, हार्दिक वंदन और अभिनंदन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक तरीके से निचोड़ है। मतलब आपका ये इस अगर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बस ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा ही हम वीडियो रखेंगे। तो अगर आप जेल पहरी का एग्जाम देने जा रहे हैं जो कि अभी 11 तारीख से स्टार्ट है, तो आपके क्विक रिवीजन में आपकी मदद करेगा। मैंने क्या किया है, जो पिछले ईयर के सवाल थे, जो 2018 में जो जेल पहरी का एग्जाम हुआ था, उसके मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए। तो पहले मैं थोड़ा-थोड़ा आपको बेसिक बता देता हूँ कि क्या सवाल अभी तक आए हैं और क्या सवाल नए बन सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि और ऐसे ही वीडियो मैं और बनाऊँ तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक की प्रॉब्लम है तो हम उस पे भी वीडियो बना देंगे। चलिए, तो एग्ज़ाम में आपको पक्का मदद तो मिलेगी ही। शुरुआत कर लेते हैं हम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा, एक्सिस आपने पढ़ा होगा, अक्ष आपने पढ़े होंगे। जैसे ये अगर आपके सामने कार्टेशियन प्लेन है, इसमें क्या है, ये वाली जो एक्सिस कहलाती, ये वाली जो एक्सिस आप देख पा रहे हैं, ये वाली एक्सिस कौन सी कहलाती, एक्स अक्ष कहलाती। और ये वाली एक्सिस की बात करूँ, ये वाली एक्सिस, ये वाला अक्ष कौन सा कहलाता है, वाई अक्ष कहलाता है। ये बात आपको शायद पता होगी। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्सिस कौन सी कहलाती, पॉजिटिव एक्सिस। मतलब अगर इस अक्ष पर मैं कोई भी दूरी चलूंगा, इस अक्ष पर मैं एक्स द्वारा कोई भी दूरी चलूंगा, तो वो कौन सी दूरी कहलाएगी, पॉजिटिव दूरी कहलाएगी। ठीक है दोस्त। और ये वाली क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाती, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव ऋणात्मक एक्स अक्ष। मतलब अगर इस लाइन पर अगर आप कोई भी दूरी तय करते हैं तो वो कौन सी होगी, नेगेटिव होगी। कौन सी दूरी कहलाएगी दोस्त, नेगेटिव दूरी कहलाएगी। सिमिलरली अगर हम ऊपर की तरफ चलें तो ये वाई पर चली गई दूरी है, और ऊपर वाली कैसी होगी, पॉजिटिव, मतलब धनात्मक वाई अक्ष हो गया। और नीचे वाला क्या हो गया, ऋणात्मक वाई एक्सिस। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। और ये क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है, मूल बिंदु। ये क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। ओरिजिन मतलब आप बोल सकते हो मूल बिंदु, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। ठीक है, इतनी बात। कोऑर्डिनेट का मतलब निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक से ही प्रदर्शित करते हैं हम किसी भी बिंदु को। तो कार्टेशियन प्लेन में करने का यही एक तरीका होता है। अब और बातें जान लेते हैं जिस पे व्यापक ने भर भर के सवाल पूछे पिछले साल, अगर आपने देखे होंगे तो। दो चीजें कहलाती, जैसे अगर मैंने मान लिया कि कोई पॉइंट यहाँ पर लोकेट कर दिया, पी पॉइंट लोकेट कर दिया, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने कह दिए 5,4 है। एक पॉइंट क्या है हमारे पास, पी है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 5,4 है। अच्छा, 5,4 इसको लिखने का एक तरीका होता है कि जो 5 जो वैल्यू है, ये जो 5 जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये किसकी वैल्यू होगी, एक्स की होगी। और जो 4 जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू होगी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा आएगा, सेकंड में कौन सा आएगा, थर्ड में कौन सा आएगा, फोर्थ में कौन सा आएगा, वो अभी आगे बात करेंगे। फिलहाल आप देखो, जो आगे लिखा होता है वो किसकी वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू होती। ठीक है, एक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, और जो पीछे लिखा होता है वो किसके कोऑर्डिनेट होते हैं, वाई के कोऑर्डिनेट होते हैं। ये बात तो आपको शायद पता होगी। लेकिन एक चीज और पूछता है, ये जो एक्स है ना, एक्स के कोऑर्डिनेट है, उसी को आप क्या बोलते हो, एब्सिसा बोलते हो। एक्स वाले को क्या बोलते हो आप, एब्सिसा बोलते हो। अगर अब मैं हिंदी में बात करूं तो इसको एब्सिसा को बोले जाता है भुज। जो एक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स के निर्देशांक होते हैं, उसको आप क्या नाम देते हो, भुज या एब्सिसा। और जो वाई के कोऑर्डिनेट होते हैं, जिसको क्या बोले, वाई वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं आप इंग्लिश में। और अगर मैं हिंदी में बात करूं तो क्या होता है, कोटि। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो एक्स वाले होंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं, जो एक्स वाले होंगे, ठीक है, एक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे उनको आप बोलोगे भुज या ऑर्डिनेट, एब्सिसा, सॉरी, एक्स वाले को भुज या एब्सिसा। और अगर मैं वाई की बात करूं तो वाई के जो होंगे उनको क्या बोलोगे आप, कोटि या ऑर्डिनेट, कोटि या फिर ऑर्डिनेट। इतनी बात आपको याद रखनी, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। कई बार सवाल पूछा भी गया है कि भैया एक पॉइंट दे दिया आपको 3,2, इसमें बोल रहा है कि भुज क्या है, तो आप बोल दो कि भुज 3 है। कोटि पूछा है तो कोटि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी, अभी आगे सवाल आएंगे मैं करवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और ज्ञान लेते हैं। जैसे पूछ लेता है कौन सा बिंदु है, कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है। कोऑर्डिनेट का मतलब, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश। जैसे ये वाला चतुर्थांश कौन सा कहलाएगा, पहला चतुर्थांश। ये वाला दूसरा चतुर्थांश। ये वाला तीसरा चतुर्थांश। और ये वाला जो है कौन सा चतुर्थांश कहलाएगा, चौथा चतुर्थांश। अब कौन से बिंदु कौन से में आएंगे, ध्यान रखना, अगर दोनों पॉजिटिव के, इसमें देखो एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। जब दोनों ही कोऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो कौन से में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर इधर वाले में देखो एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव और वाई कैसा पॉजिटिव, तो कौन से में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव किस में आ जाएगा, सेकंड में। ऐसे ही आपको रटना नहीं, डायरेक्ट याद रखना है कि इसमें आपने देखा एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव, इसलिए दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव है, तो ये सेकंड में आ गया। अब इसमें देखिए आप, ये एक्स है, ये भी नेगेटिव है, ये वाई है, दोनों नेगेटिव है, तो दोनों ऋणात्मक के हैं। तो कौन से में आ गया भैया, थर्ड में आ गया। बहुत बढ़िया।
अगर हम फोर्थ में जाएं तो आप देख पा रहे हैं फोर्थ में क्या है, एक्स वाला तो पॉजिटिव है, फोर्थ में जो एक्स वाला है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन वाई वाला क्या है, निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव कौन सी में जाएगा, फोर्थ में जाएगा। अभी हम आगे चल के क्वेश्चन इन पे करेंगे कि कैसे सवाल पूछ के, बड़े आसान से सरल सरल सवाल व्यापम ने पूछे तो हम करने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। अब आगे चीज हम बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की अगर आपको दूरी निकालना है, कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु, ओरिजिन का मतलब होता है मेरे भाई मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु से अगर बोला जा रहा है कि किसी भी पॉइंट की किसी भी बिंदु की दूरी निकालिए, कहां से, मूल बिंदु से। तो देखिए आइए समझते, पाइथागोरस तो आपने पढ़ा होगा, बस पाइथागोरस का ही इस्तेमाल करना है। जैसे अगर मैं आपके सामने एक मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये आपको पता है क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु। इसको मैंने नाम दे दिया पी। इसको मैंने क्या नाम दिया, पी ना दे के कुछ भी आप दे दो, ओ नाम दे दो, ओ नाम दे दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट है पी, यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट है पी जिससे आपको दूरी निकालना है। मूल बिंदु से इसके आपकी दूरी निकालना है, मूल बिंदु मतलब ये, इससे आपको ये वाली दूरी आपको निकालना है। और ये जो पी पॉइंट है इसके हम कोऑर्डिनेट बना देते हैं, इसके निर्देशांक मान लेते हैं कि एक्स कॉमा वाई है, कुछ भी आप मान सकते हो। मैंने मान लिया कि इस जो पी पॉइंट है उसके निर्देशांक क्या है, एक्स कॉमा वाई। अब अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे ऐसे ड्रॉ कर दूँ, नीचे मिला दूँ इसको, मैंने क्या किया, इसको इसके मिला दिया, मतलब परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ये वाली दूरी क्या कहलाएगी, ये वाली दूरी क्या कहलाएगी। तो आप बोलेंगे ये वाली दूरी तो x की दूरी है, x द्वारा चली गई दूरी। तो x के कोऑर्डिनेट क्या है, x, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, x। इसकी बात करूं ये वाली दूरी, तो ये वाली दूरी मतलब y के कोऑर्डिनेट, तो y के कोऑर्डिनेट क्या है इस बिंदु पर, y। तो ये वाली दूरी क्या होगी, y। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ o से p की दूरी बताओ, o से p की दूरी आपको निकालना है। तो आप बड़े आराम से पाइथागोरस लगा देंगे। तो आप क्या कहोगे, आप बोलोगे OP का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ओपी का स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अगर मैं बात कर दूं ओपी, अगर मैं बात करूं ओपी, ओपी किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर ओरिजिन से मूल बिंदु से किसी की भी दूरी पूछता है तो उसका ये वाला फॉर्मूला आप याद रखें कि मूल बिंदु से अगर किसी भी बिंदु की दूरी निकालने को बोले तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर। एक्स क्या है देखो बताता हूँ। जैसे छोटा सवाल आपसे पूछ रहा है, एक क्वेश्चन मान लीजिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि ओरिजिन से मूल बिंदु से आप दूरी बताइए, एक पॉइंट है ए, उसकी आपको दूरी बताना, पॉइंट के निर्देशांक आपको दे दे, कोऑर्डिनेट दे दिए 3,4। इससे पूछ रहा है मूल बिंदु की दूरी निकाली, तो आप बड़े आराम से निकालेंगे। आप क्या बोलेंगे, दूरी बराबर क्या होता है जी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, वाई स्क्वायर, वाई मतलब 4, 4 का स्क्वायर क्या है 16, दोनों को जोड़ देंगे तो 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 का मतलब क्या होता है 5। तो दूरी कितनी आ गई, 5 यूनिट। उम्मीद है ये बात आप याद रख पाएंगे, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब हम आगे बात करते हैं। अब आगे जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये जो अभी मैंने क्या बताया था, ये कोई एक पॉइंट था, इसकी मूल बिंदु से दूरी बताई थी। एक पॉइंट था, इसके मूल बिंदु से दूरी बताई थी मैंने, मतलब मैंने आपको ओरिजिन से डिस्टेंस बताई थी। अब मैं आगे बात करना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आइए हम समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए एक मैंने फिर से कार्टेशियन प्लेन एक ड्रॉ कर दिया, ये वाला। अब मेरे पास दो बिंदु है, दो पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट है ए और एक ये वाला पॉइंट है, इसका नाम क्या दे दिया मैंने, बी। इन दोनों के बीच की आपको क्या चाहिए, दूरी चाहिए, ए बी, ए बी, इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो आपको मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आपने एक्स के, दूसरे कलम से ले ले रहा हूँ, एक्स के अगर आपको मानना है तो एक्स के कोऑर्डिनेट आप मान लिए x1 कॉमा y1, और बी पॉइंट के अगर आपको निर्देशांक मानने तो आप मान लो x2 कॉमा y2। इन दोनों के बीच की आपको दूरी चाहिए, इन दोनों के बीच की आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है कि ए बी के बीच के डिस्टेंस क्या होगी। आई समझते हैं इसको निकालेंगे कैसे। तो प्रूफ भी बता दे रहा हूँ, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, पर मैं एक बार प्रूफ भी बता दे रहा हूँ हल्का सा। हम क्या करेंगे, इस ए पे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, लंब डाल दिया। बी से भी हमने एक क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इस ए से भी हमने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस ए से भी हमने क्या कर दिया, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। अब हम आगे बात करते हैं मेरे दोस्त। तो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ये वाला जो पॉइंट है कौन सा है, x1 कॉमा y1, मतलब यहाँ से यहाँ तक x वाली दूरी क्या होगी, x1 होगी। x1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, x1। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करूँ तो x के कोऑर्डिनेट क्या है, x2, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, x2। अब मुझे एक चीज बताइए, ये वाली पूरी डिस्टेंस है x2 और यहाँ से यहाँ तक है x1, तो ये वाली बची वाली दूरी क्या कहलाएगी, ये वाली दूरी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो आपने कहा ये वाली दूरी कहलाएगी x2 माइनस x1। पक्का है ना। अब जैसे ही मैं y की बात करूँ तो आप बोलोगे y के कोऑर्डिनेट पे बात करें, यहाँ से यहाँ तक ये वाली दूरी, ये वाली दूरी मतलब y के कोऑर्डिनेट क्या थे इसमें, y1। तो ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक y1 हो गई,
और पूरी यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, पूरी यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो क्या हो गया y2। अब आपको समझ आ रहा है सर कि पूरी यहाँ से यहाँ तक y2 और ये वाली है y1, पूरी है y2, ये वाली है y1। अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूँ, सिर्फ इतने की बात करूँ तो सिर्फ इतनी वाली क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1। अब ये ट्रायंगल था, मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको कुछ भी नाम दे दो, आप P नाम दे दो जो आपको मानना है। तो इस ट्रायंगल को अब मैं इधर बना ले रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी आए। ये P हो गया साहब, ये आपके हिसाब से A हो गया, और ये वाला क्या हो गया, B हो गया। और ये परपेंडिकुलर तो है, आपको समझ ही आ रहा है, तो पाइथागोरस लगा देंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज की बात हो रही। तो ये वाला क्या कहलाएगा, x2 माइनस x1, और ये वाला क्या कहलाएगा, y2 माइनस y1। क्या आप अब AB की दूरी निकाल सकते हो पाइथागोरस से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट ही इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ। आपको जो डायरेक्ट याद रखना है वो याद रखना है, AB बराबर वो स्क्वायर होगा पर बाद में अंडर रूट लग जाएगा, तो डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ मैं। AB बराबर जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, AB बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा जाता है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि AB बराबर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्या आप इतनी सी बात को याद रख पाएंगे? ये वाला कब रखना है, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए होगी तब, है ना, और जब मूल बिंदु से चाहिए होगी तब। ये वाला मैंने बताया था। आइए अब आगे बढ़ते फटाफट से। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, विभाजन सूत्र। अब अंतः विभाजन भी हो सकता है और बाह्य विभाजन भी हो सकता है। तो विभाजन सूत्र की मैं बात करने जा रहा हूँ, सेक्शन फॉर्मूला। देखिए आइए समझते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है। सेक्शन फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं। तो इसमें दो तरीके के डिवीजन हो गए, एक इंटरनल होगा, एक एक्सटर्नल होगा, अंतः विभाजन होगा और बाह्य विभाजन। अभी आपको उस झमेले में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अभी आपका एग्जाम है कुछ दिन बाद, तो आप डायरेक्ट ही एक बात याद रखें कि अगर कोई लाइन है, कोई एक रेखा है, खूबसूरत सी मैंने बना दी रेखा, बिल्कुल ठीक कहा, एक रेखा मैंने बना दी आपके सामने ए बी, एक मैंने रेखा आपके सामने बना दी क्या, ए बी। यहाँ पर एक पॉइंट है पी जो इसको कट कर रहा है, एक पॉइंट पी पर एक दूसरी रेखा है, इसको कट करिए, एक पॉइंट है पी इसको कट कर रहा है। ठीक है, और मान लीजिए आपको बोल दिया है कि जो पी जो बिंदु है कट कर रहा है, इसको एम रेशो एन में विभाजित कर रहा है, एम अनुपात एन में क्या कर रहा है, इस लाइन को विभाजित कर रहा है। एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जो रेखा AB को, एक बिंदु P है जो रेखा AB को m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। एक बिंदु P है जो रेखा रेखा AB को m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। अब आइए समझते हैं। अब आपको P के कुछ कोऑर्डिनेट मानना पड़ेगा, P के कुछ कोऑर्डिनेट मानना पड़ेगा। P के निर्देशांक आप मान लीजिए कि P के निर्देशांक है x, y, और A के आप मान लीजिए, A के आपने मान लिया x1, y1, x1, y1, और B के आप मान लीजिए x2, y2। मान सकते हैं साहब, यहाँ तक कोई परेशानी आपको? कोई परेशानी? अब देखिए लिखते कैसे। अब आपको इसके निर्देशांक चाहिए होंगे, मान लीजिए आपको P के निर्देशांक चाहिए, P x, y। बिंदुओं को दर्शाने का ये होता है कि पॉइंट 3 पे लगा देते हैं। अब आपको ये निकालना है कि P के निर्देशांक क्या होंगे, तो बड़ा आसान तरीका देखो, शायद यहाँ जगह कम हो जाएगी, मैं नीचे लिखता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, कैसे याद रखना है मैं डायरेक्ट सिखा देता हूँ। अगर आपको इसको P के निर्देशांक अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे साहब, देखिए यहाँ पर x के लिख दूंगा, यहाँ पर मैं y के लिख दूंगा, यहाँ डिवाइडेड बाय आएगा और यहाँ भी डिवाइडेड बाय आएगा। देखिए दोनों में नीचे m प्लस वन एन तो आनी है, दोनों में नीचे m प्लस एन तो आनी है, तो x में भी लिख दो आप m प्लस एन, और y की बात करूँ तो y में भी क्या आएगा, m प्लस एन। दोनों में m प्लस एन तो आ गई। अब होता क्या है देखिए, एक बार हाईलाइटेड से दिखा देता हूँ। ये वाला जो m है ना, इसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे x2 में, और n का करना है x1 में। उल्टा होता है, m वाला जो इसके पास है वो इससे नहीं गुणा होगा, वो इस वाले से गुणा होगा। तो बस देख लीजिए आप, m का x1 के पास है लेकिन x1 से गुणा नहीं होगा, वो x2 से गुणा होगा। तो आप क्या लिख सकते हो उसको, m x2, फिर बीच में प्लस का साइन, बीच में हमने क्या ले लिया, प्लस का साइन ले लिया, और n का किस में करना है, x1 में करना है, तो n इंटू x1। सिमिलरली अब यही बात आप y के लिए भी अप्लाई कर देंगे। सिमिलरली यही बात अगर मैं कहूँ तो आप y के लिए भी कर सकते हैं। तो y के लिए भी कोई ऐसी बात नहीं, तो y के लिए भी उल्टा ही होगा। y के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा हो जाएगा, मतलब m का y2 में गुणा होगा और n का किस में होगा, y1 में गुणा होगा। तो आप लिख देंगे m y2 प्लस n y1। ठीक है, दो तीन बार आप लिख के याद करिए, आपको पक्का याद हो जाएगा। नीचे तो m प्लस n दोनों में ही आना है, बस m का x1 से गुणा ना होके x2 से गुणा हो गया। m x1 के पास था लेकिन गुणा x2 से हो रहा है, m x2 प्लस n x1, m x2 n x1, ऐसे m y2 n y1, m y2 n y1, ऐसे दो बार बोल रहा है, आपको याद हो जाएगा। ये वाला हो गया क्या, सेक्शन फॉर्मूला। ये भी पूछा जा सकता है
सवाल तो इस पर नहीं पूछा गया है अभी तक व्यापक में, लेकिन आगे जाके पूछ सकता है। हाँ, अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन होता, बाह्य विभाजन होता, अभी मैंने आपको अंतर विभाजन का बता दिया, पूछा तो नहीं गया, फिर भी पूछा जा सकता है, तो हमें तो सब तरीके की तैयारी करना है। तो अगर बाह्य विभाजन होता तो सब में माइनस आ जाते हैं, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को कैसे पूछा गया कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ सकता है। मिड पॉइंट का मतलब ये कि सेम बात है, जो अभी तक हमने बात करी वही बात सेम यहाँ भी है। तो हुआ क्या, साहब देखो फिर से समझो। एक रेखा है ए बी, एक रेखा है ए बी, ए के निर्देशांक आपको दे दे x1 y1 और बी के आपको दे दे x2 y2। एक पॉइंट है P, एक पॉइंट क्या है P है, एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक है x y। बिंदु क्या कर रहा है, इसको 1:1 में विभाजित कर रहा है, 1:1 में विभाजित कर रहा है। और 1:1 में विभाजित करने का मतलब क्या है, P इसका मध्य बिंदु है, तभी तो आधा आधा ही आधा ही मध्य बिंदु है, तभी तो 1:1 में विभाजित कर पाएगा। अब आपको इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपसे पूछ लेता है कि P के आप बता दो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप बड़े आराम से बोले कि P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। M क्या है, आपकी M की जगह क्या है 1 और N की जगह क्या है, M की जगह 1 और N की जगह 1 है। तो आपको पता है नीचे तो M प्लस N होता है, नीचे तो M प्लस N होता है, तो M प्लस N 1 + 1 2, मतलब यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा 2 होगा। अब 1 का x2 में गुणा करोगे, 1 का x1 में गुणा करोगे, तो 1 से गुणा करने में कोई फर्क पड़ता ही नहीं, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे x1 प्लस x2। और इसकी बात करें तो 1 का y1 में y2 में होगा और 1 का y1 में होगा, तो कोई मतलब नहीं, तो आप डायरेक्ट लिख दो y1 प्लस y2। तो अगर मध्य बिंदु के पूछा जाता है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक करने का तरीका क्या होगा, x1 और x2 को जोड़ के 2 से भाग लगाना है, y1 y2 को जोड़ कर किससे भाग लगाना है, 2 से भाग लगाना है। उम्मीद है यहाँ तक की बातचीत आपको अच्छे से समझ आई होगी और यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल, हाँ अभी हम ले लेंगे, सवालों भी ले लेंगे। अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ लाइन की, रेखा का समीकरण, इस पर भी कोई सवाल अभी तक पूछा नहीं गया है। फिर भी आप डायरेक्ट इतनी सी बात याद रखें कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी जाती है, रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब ये है मेरे भाई, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। स्लोप पर भी अभी तक कोई सवाल नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो जो पूछा गया है सिर्फ हम अभी उसी की बात करें, क्योंकि एग्जाम है तो डायरेक्ट इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करें। इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करूँ तो इक्वेशन ऑफ लाइन याद रख सकते हैं y माइनस वाई वन, नोट्स भी हम इसके दे देंगे। y माइनस वाई वन बराबर होता है y2 माइनस वाई वन, और नीचे क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस x1। ये होता है साहब रेखा का। मैं सुंदर सा लिख देता हूँ एक बार फिर से, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन बराबर होता है x2 माइनस x1, और नीचे क्या होगा साहब y2 माइनस y1, और इधर क्या हो जाएगा x माइनस x1। आपने देखा होगा इसकी जगह m लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या कहलाती है, स्लोप कहलाती है। इसकी बात करूँ तो स्लोप कहलाती है, स्लोप जिसको कि हम m से डिनोट करते हैं, इस वाली चीज को स्लोप भी बोलते हैं m। ठीक है, तो अगर मुझे इसको वो उस फॉर्म में लिखना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन भी है। ठीक है, जहाँ पर m बराबर क्या है, स्लोप है। इतनी बात आप याद रख पाएंगे। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई भी परेशानी होगी। अब आगे बात करते हैं, इस पे सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे जेल पर ही हो चाहे कांस्टेबल हो, सब में सवाल पूछे गए हैं। तो यही बात है एलजेब्रा के अंदर भी आती है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी आते हैं, दोनों में ही सेम रूल है। अच्छा, होता क्या, टाइप्स ऑफ लाइन या नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें। टाइप्स ऑफ लाइन मतलब रेखाओं के प्रकार, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये कि कितने सॉल्यूशन हो गए। आपने देखा होगा अद्वितीय हल है, एक हल है, अनेक हल है, ऐसे कुछ आपने सवाल पक्का देखोगे। तो मुझे बताइए कि जब अगर हम बात करें कोई भी पॉइंट हो, जैसे अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ लाइन की बात करें, जैसे इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँ, किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखना चाहूँ, तो इक्वेशन स्टैंडर्ड लिखने का तरीका क्या होता है वो आप देखिए। इस तरीके से लिखिए, आपको मिलेंगे इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरी अगर मैं लाइन लिख दी है, मान लीजिए v1x प्लस v2y प्लस c2 बराबर क्या होगा 0। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड तरीका, होता है किसी भी रेखा के समीकरण, रेखाओं के इक्वेशन को लिखने का ही तरीका होता है। मुझे बताइए कोई भी सॉल्यूशन कब आता है, जब रेखा एक जगह पर कट करती है। कोई भी दो रेखाएं जब एक पॉइंट पर कट करती हैं तो एक सॉल्यूशन आ जाता है। कोई भी दो रेखाएं जब एक पॉइंट पर कट करती है तो कितने सॉल्यूशन आ जाते हैं, एक सॉल्यूशन आ जाता है। अगर मुझे बताइए कोई भी दो रेखाएं पैरेलल हैं, कोई भी दो रेखाएं कैसी है, समानांतर है, पैरेलल है, तो मुझे बताइए कहीं कट करेंगी वो। अगर रेखाएं समानांतर हैं इसका मतलब तो वो कहीं कट ही नहीं करेंगी, और जब कट ही नहीं करेंगी, जब कट करती तो एक एक जगह कट करती तो एक सॉल्यूशन होता, जब कहीं कट ही नहीं कर रही तो कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं। आपने ऐसी बात देखी होगी। जैसे इसी चीज को मैं आगे समझाता हूँ। अच्छा, एक आपने देखा होगा संपाती रेखाएं।
संपाती रेखाओं का मतलब एक रेखा है, इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा और चली गई। संपाती रेखा ये मतलब होता है एक रेखा थी, उसके ऊपर एक दूसरी रेखा और आ गई। तो मुझे बताइए कितनी जगह कट कट गई? बहुत सारी जगह कट कर रही इस रेखा को। और एक जगह कट करती तो एक हल हो जाता है। यहाँ पर जब बहुत सारी जगह कट कर रही, इसका मतलब बहुत सारे हल हो गए। तो आपने देखा होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनेक हल है, ऐसा आपने देखा होगा। और आपने एक देखा होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं ये बना दिया मैंने, एक लाइन एक जगह कट कर दिया, एक लाइन कट कर दिया मतलब क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन हो गया, एक हल हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। क्या कहा जाता है? अद्वितीय हल। तो तीन ही टाइप की रेखाएं मिलेंगी। एक समानांतर रेखा है जिसमें कि कोई हल नहीं होगा, एक संपाती रेखा है जिसमें कि अनेक हल होंगे, और एक होगी प्रतिच्छेदी रेखा जिसमें क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। अब बारी बारी से तीनों को हम समझ लेते हैं एक बार, फिर इन पर बेस्ड कुछ सवाल कर लेते हैं खूबसूरत से। पहले आपके सामने लिखा हुआ है पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब कोई हल नहीं है, पैरेलल लाइन का मतलब है समानांतर रेखा है। ठीक है, तो इक्वेशन तो वही है, फिर से लिख देता हूं मैं एक बार आपके लिए इक्वेशन। a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरे की बात करूं तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो गया? 0। अब पैरेलल लाइन है तो कहीं भी कट करनी नहीं, जब कट ही नहीं करेंगी पैरेलल लाइन बोल दे या कोई हल नहीं है तब बोल दे। पैरेलल लाइन बोल दे या कोई हल नहीं बोल हल है तो बोल दे, तो बात एक ही है। तो आपको इसमें डायरेक्ट रिजल्ट क्या याद रखने बता देता हूँ कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और बराबर नहीं होगा c1/c2 के, बराबर नहीं होगा c1/c2 के। बराबर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये दोनों बराबर होनी जरूरी है। ये दोनों बराबर होने जरूरी है। अगर ये बराबर हो गया तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, संपाती रेखा होगी, जो कि हम अगला वाला टाइप है। पहला वाला टाइप कौन सा है? जब कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं है, तो पहले दोनों बराबर होंगे। a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बराबर नहीं होगा c1/c2 के। क्या ये बात आपको याद है, समझ आ रही है पैरेलल लाइन? हाँ, अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाओं में क्या होता है? समपाती रेखाओं का मतलब एक लाइन है, उसी के ऊपर एक दूसरी लाइन और गुजर गई, तो बहुत सारी जगह कट कर रही, और बहुत सारी जगह कट कर रही, इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो लिखा हुआ है आपके सामने इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब अनेक हल है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन अनेक हल बोल दे या समपाती रेखाएं बोल दे, बात एक ही है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इस वाले में क्या होता है? a1/a2 बराबर होता है b1/b2, और ये भी बराबर होता है c1/c2 के। क्या इतनी सी बात आप याद रखेंगे? a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और बराबर होगा c1/c2 के। उम्मीद है इतनी बात आप याद रखेंगे। आगे और चीज देखते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है दोस्त? प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं यूनिक सॉल्यूशन होगा। प्रतिच्छेदी मत रेखाओं का मतलब एक जगह कट करो, एक जगह कट करी मतलब एक हल होगा। यूनिक सॉल्यूशन बोल दो, या हिंदी में इसको बोल सकते हैं आप अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, बात एक ही है। इंटरसेक्टिंग लाइन बोल दे, अद्वितीय हल। इस वाले में क्या होता है, इसका भी डायरेक्ट आप रिजल्ट याद रखिए कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, बराबर नहीं होगा, या फिर बराबर हो भी सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें होंगी इसमें। तो ये रिजल्ट आप याद रख पाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइन का। बस ये तीन बातें मैंने आपको बता दी। अब इन पर बेस्ड हम कर लेते हैं सवाल। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, एक बार आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, सॉल्व करिए। जितना भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको सब बता दिया, इससे बाहर कुछ भी कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? एक रैखिक समीकरण है, बहुत अच्छी बात है, जिसमें इसका कोटि, आहा कोटि आ गया। कोटि का मतलब क्या होता है? वाई। कोटि का मतलब क्या होता है? वाई एच। समझ याद आ रहा है? सबसे पहले ही मैंने बताया था कोटि मतलब वाई, और एफ से सा मतलब क्या बोलते हैं? भुज। भुज का मतलब क्या होता है? एक्स। भुजांक बोलते हैं या भुज बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस की बात करें। ठीक है, एक्स के कोऑर्डिनेट की बात करो, कोटि का मतलब वाई की बात करें। तो क्या कह रहा है? इसका कोटि जो है भुजांक का आधा है और चिन्ह में विपरीत है। कोटि जो है मतलब कोटि मतलब वाई बराबर जो है भुजांक का आधा है, तो भुजांक का आधा चिन्ह में विपरीत। विपरीत है मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो कौन सा? नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव होता तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो बस इसका इसमें गुणा कर लो, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का x। 2y बराबर क्या है? माइनस का x। कहीं दिख रहा है? हाँ जी, ये लो दिख रहा है। इतनी ही आसान सवाल होते, आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो। व्यापम में जेल पहरी का जो भी पेपर होता है तो आपके आराम से 20/20 आ सकते हैं। बस आपको बशर्ते एक ही है कि आपको सारी चीजें पता होनी, सब कुछ आपको आना चाहिए। आती आसान चीजें। जैसे आगे क्या कह रहा है सवाल, बड़ा आसान सवाल है।
निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण बिंदु -4, 8 से संतुष्ट नहीं है? बिंदु -4, 8 से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे ही पूछता है, संतुष्ट है कि संतुष्ट नहीं है। तो देख लेते हैं। आपको करना क्या है, x की जगह जितनी भी इक्वेशन है, x की जगह रखना है -4 और y की जगह रखना है 8। तो रख के देखो, x की जगह अगर आप -4 रखेंगे तो -4 दूनी 8 मतलब -8 हो गया। y की जगह 8 रखेंगे तो 8 तिया 24, ठीक है। और 24 में से 8 गया तो कितना आ गया, 16। और इधर भी 16 दिया है, मतलब ये तो संतुष्ट कर रहा है। 16 बराबर 16 आ गया। LHS बराबर RHS यदि आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये संतुष्ट कर रहा है। तो ये वाला नहीं होगा, हमको तो कौन सा चाहिए, संतुष्ट नहीं करता है, ये वाला चाहिए। तो यहाँ रख देते हैं। x की जगह 3 रखेंगे तो कितना होगा, -12। y की जगह रखेंगे तो 8 दूनी 16। 16 में से 12 क्या, हाँ 16 में से 12 गया तो क्या आ गया, 4 आ गया। 16 में से 12 गया तो क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ भी LHS बराबर क्या हो गया, RHS। LHS बराबर आ गया RHS के, इसका मतलब क्या, LHS अगर RHS के बराबर आ गया तो ये भी संतुष्ट कर रहा है, आपको नहीं वाला चाहिए। यहाँ देखते हैं, x की जगह रखेंगे -4 तो हो गया -4। y की जगह रख दो 8 दूनी 16 तो कितना आ गया, 12। और 12 बराबर आ गया 12 के। तो यहाँ भी LHS बराबर RHS क्या आ गया, तो ये भी संतुष्ट कर रहा है। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथे ऑप्शन का सही होना इसकी मजबूरी है। तो करेक्ट आंसर ये होगा, चाहे तो रख के देख लीजिए। -4 दिया -12 और y की जगह रख देंगे 8 तो माइनस आ रहा है, ये तो -20 आ रहा है। और RHS में क्या प्लस के 20 है। LHS बराबर RHS नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही वाला ठीक है, संतुष्ट नहीं वाला चाहिए था। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते, बहुत आसान से सवाल फिर पूछ लिया उन्होंने कि भुजांक, एक यदि एक बिंदु का भुजांक है -10, भुज जैसे ही आपको दिख जाए तो भुज का मतलब है x और कोटि मतलब y। इन्हीं तब बिंदु पूछा है तो बिंदु क्या होता है, x, y होता है। देखिए फिर लिख देता हूँ, बिंदु क्या होता है, x होता है, ये किसकी वैल्यू है, y की। x, y चाहिए तो x, y, x की क्या वैल्यू क्या है, -10, y की क्या है, -7, किधर है, -10 -7, ये फोर्थ वाला। समझ पा रहे हो कैसे मैंने कर दिया, बड़ा आसान था, आपकी परीक्षा में पक्का आएगा। अब आगे क्या कह रहा है, बिंदु 4, -3 इस रेखा पर स्थित नहीं होता। किस पर स्थित नहीं है, अगर स्थित होगा तो वैल्यू 0 आ जाएगी। x की जगह 4, x की जगह 4 और y की जगह -3 रखने पे 0 आ जाएगा। तो देख लेते हैं, स्थित होगा तो 0 आ जाएगा, स्थित नहीं होगा तो 0 नहीं आएगा। बराबर 0 आना चाहिए, LHS RHS के बराबर आना चाहिए अगर स्थित होगा तो। देख लेते हैं, x की जगह अगर आपने 4 रखा तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 प्लस -3 रखा y की जगह तो -9 और प्लस क्या है 1। तो 8 और 1 9, 9 में से 9 गया 0। LHS बराबर RHS के आगे, तो ये तो नहीं हो सकता साहब। दूसरे चीज को चेक करते हैं, x की जगह रख दो 4, y की जगह रखेंगे -3 तो माइनस का 6 प्लस का 2 तो 4 2 6 में से 6 गया 0, ये भी आ गया, मतलब ये भी नहीं हो सकता। इसको देखते हैं, x की जगह रख दो 4 तो 4 रखा आपने, y की जगह रखा -3 और ये -1 है तो -3 -4 सॉरी -4 माइनस प्लस का 4 0, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही होना है, इसकी मजबूरी है। चाहो तो रख के देख लो, x की जगह 4 रख दो, y की जगह 3 रख देंगे तो 7 प्लस 1 तो 8 आ रहा है, पर आना 0 चाहिए था। इसका मतलब फोर्थ वाला क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, वीडियो की स्पीड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है स्लो है तो बढ़ा लो, ज़्यादा है तो कम कर लो, आपके हाथ में सब कुछ। तो अब आगे कह रहा है, कौन सी रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। मूल बिंदु का मतलब मैंने आपको बताया था, मूल बिंदु का मतलब 0,0 से होकर गुजरेगी। 0,0 का मतलब अगर उससे गुजर रही है, इसका मतलब बिंदु 0,0 उस रेखा के समीकरण को सत्यापित करेगा, संतुष्ट करेगा। तो मतलब x की वैल्यू आपको रखनी 0 और y की वैल्यू रखनी 0। जब भी मूल बिंदु आ जाए मतलब 0,0 रख के देख लो भाई। अगर आपने x की जगह 0 रखा और y की जगह 0 रखा तो ये तो 0 आ गया, बस यही हो गया। आगे चेक करने की हमें जरूरत थी ही नहीं, LHS बराबर RHS आ गया तो पहला ही सही है। बाकी आप चेक कर लो, किसी में भी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु चतुर्थांश थर्ड में स्थित है। तो बस आसान सी बात है, आप यहाँ पर प्यार से चतुर्थांश बना लेंगे। आपने देखा इसमें तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, और इसमें क्या होता है, एक्स वाला निगेटिव वाई वाला पॉजिटिव, इसमें दोनों निगेटिव होते हैं। इसमें एक्स पॉजिटिव होता है लेकिन वाई निगेटिव होता है, थर्ड में बोल रहा है भाई। तो थर्ड में क्या होता है, दोनों निगेटिव होते हैं, तो दोनों निगेटिव किधर है, इधर है। समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर देख लीजिए। ऐसे सवालों करने का क्या तरीका है, पहले डायरेक्ट बता देता हूँ, फिर कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कह रहा है एक्स अक्ष से एक बिंदु की दूरी, अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछे, और याद रखना कि दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, दूरी नेगेटिव नहीं होगी, तो ये तो बकवास है। दूरी जब भी आप निकालोगे तो नेगेटिव दूरी होती है कभी, कभी नहीं होती। तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, ये बात आप याद रखना। अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो जो वाई की होगी, वाई के निर्देशांक होंगे, वही आपका आंसर होगा। एक्स अक्ष से दूरी पूछा है तो वाई के निर्देशांक क्या है, 5, तो आपका 5 आंसर हो गया। दूरी नेगेटिव कभी नहीं होगी। अब समझ लेते हैं,
क्या कह रहा है, -5 कॉमा प्लस का 5। तो मुझे बताइए, x -5 है मतलब इधर कहीं होगा -5, बाय +5 है मतलब किधर होगा, इधर होगा। यहाँ कहीं ये पॉइंट बन रहा होगा, यहाँ कहीं क्या हो रहा है, एक पॉइंट बन रहा होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये बन रहा होगा। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -5, यही हो जाएगा दोस्तों, पक्का। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई शिकायत हो आपको तो पूछिए, ये वाला पक्का, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हमें क्या निकालना है मेरे भाई, अब हमें क्या निकालना है कि एक्स अक्ष से दूरी बताओ। तो एक्स अक्ष कौन सा वाला है, ये वाला एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष ये वाला है, एक्स अक्ष से ये वाली दूरी चाहिए। तो एक्स अक्ष से ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी कितनी है भैया, 5 है, तो 5 आंसर है। मैंने पहले ही बता दिया था, अगर आपको एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई बता दो, वाई से पूछे तो एक्स का बता दो। आगे और भी आएगा सवाल, बस दूरी निगेटिव नहीं होगी, ये बात आप याद रखना। अब देखिए क्या सवाल कह दिया, के किस मान पर, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण इतना इतना और इतना इतना का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है मतलब पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन का मतलब ये है कि कोई हल नहीं है, दोनों बात एक ही है। समांतर रेखाएं बोल दे या कोई हल नहीं है बोल दे, तो बात दोनों की मतलब एक ही होता है। तो पैरेलल लाइन के लिए या नो सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, आपको याद होगी कंडीशन शायद, कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, और बराबर नहीं होगा बराबर नहीं होगा C1/C2 के। ये लगा दो आप। अब आपको दिख रहा है यहाँ A1 की जगह क्या है, 3, A1 की जगह 3, A2 की जगह K, B1 की जगह -2 और B2 की जगह क्या है, -8। तो रख दो वैल्यू, A1 की जगह आपने रख दिया, कोई भी दो रख लो आप, इसकी जगह 3, और A2 की जगह क्या रख दोगे आप, K बराबर, B1 की जगह रखना है -2 और B2 की जगह क्या रखना है, -8। तो 2 चौके 8 और 4 तिया क्या हो गया, 12। तो K की वैल्यू क्या आ गई, 12। किधर है भैया 12, ये रहा 12, तो K की वैल्यू क्या आ गई, 12 आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो पूछे तुरंत। कैसे पूछेंगे, वीडियो तो रिकॉर्डेड ही है, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा फिर से वही सवाल नहीं आ गया, क्या आप इसका सवाल अब आप मौखिक दे सकते हो बिना किसी परेशानी के। वाई अक्ष से दूरी पूछा जा रहा है भैया, वाई अक्ष से दूरी पूछा जा रहा है, तो जो एक्स के निर्देशांक हो गया वही आंसर होगा। एक्स की है -6, लेकिन -6 नहीं होता, दूरी पॉजिटिव होती है, तो 6 हो गया। समझ आ रही बात, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण प्रणाली दिस दिस का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखा के लिए कंडीशन मैंने बताई थी, लल्ला आपको बताई थी कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, बराबर हो तो भी अच्छा है, ना हो तो भी अच्छा है, C1/C2 के। तो रख दो, A1 की जगह रख दो 2, A2 की जगह रख देंगे भैया 5, B1 बराबर नहीं है तो B1 की जगह रख देंगे 3, और B2 की जगह रख देंगे K। कोई परेशानी आपको नहीं है, कोई परेशानी। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 या 15, 15/2। तो K की वैल्यू नहीं होगी 15/2 के बराबर, तो K की वैल्यू नहीं होगी 15/2 के बराबर, फर्स्ट ऑप्शन। एनी परेशानी, नो परेशानी, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है बिंदु -3,5, बिंदु -3,5 कौन सी चतुर्थांश में स्थित है, बता देंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है, यहाँ से आप आराम से कोऑर्डिनेट बना दोगे। ये दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो बस निगेटिव पॉजिटिव आपको देखिए, निगेटिव पॉजिटिव मतलब सेकंड, कहाँ है सेकंड, ये वाला रहा। समझ रहे हो, इतने आसान सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। के का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए समीकरण प्रणाली के असीमित कई हल हैं। अब इसका आंसर आप बताओगे, असीमित कई हल का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या थी लल्ला, कंडीशन थी A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, बराबर होता है C1/C2 के, यही बात थी। रख दो, A1 की जगह क्या है K, A2 की जगह क्या है 21, और इसकी जगह क्या हो जाएगा 3, और इसकी जगह क्या हो जाएगा दोस्त K+2, K+2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो K से K में होगा तो K² प्लस 2K, और 21 या 63 को इधर लिया है तो -63 बराबर क्या हो जाएगा 0, होगा कि नहीं होगा। आप इसके ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन द्विघात समीकरण बन गया, इसको सॉल्व करना आपको आता होगा। तो ऐसी दो वैल्यू चाहिए, ऐसी दो वैल्यू चाहिए मेरे भाई कि जिनको जोड़ने पे 2 आए और गुणा करने पे -63 आए। तो समझ आ रही बात कि आप प्लस का 9 ले लो और माइनस का 7 ले लो, 9 7 63 होता है। लेकिन आपको पता है साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, इसका मतलब ये -9 होगा और ये क्या होगा प्लस का 7। तो दूरी, और आपको प्लस वाले चाहिए, कंसिडर कौन सा करना है, प्लस वाला करना है, निगेटिव वाला तो करेंगे नहीं। तो प्लस का 7 कहाँ रहा आंसर, ये वाला रहा, के की वैल्यू क्या हो गई 7। तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अगर आपको कोई भी दिक्कत और लग रही, किसी और चैप्टर में दिक्कत लग रही, तो मुझे बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो करेंगे, आपको पक्का हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच, एक बार आप देखिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।